राइट, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपका पहला केस सिनेरियो। राइट। तो हमने क्या करना था, पहले केस सिनेरियो रीड करने से पहले उसके जो क्वेश्चंस है वो रीड करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फाइनल रिटर्न इन द स्टेट ऑफ असम। तो फाइनल रिटर्न सेक्शन 44। तो आपको फाइनल रिटर्न बताना है कि वो कब तक फाइल करनी होती है। अगर आप नंबर अपना कैंसिल या सरेंडर कर रहे हो तो उस केस में एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो उसको रिकॉल करेंगे हम। फिर सेकंड आपका एमसीक्यू क्या है। सेकंड एमसीक्यू है रिगार्डिंग योर री अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, जो कि आपने पहले रिवर्स कर दिया था। क्यों रिवर्स कर दिया था? क्योंकि आपकी जो पेमेंट थी ना वो डिस्प्यूटेड अमाउंट की थी बाय द कंपनी टू रुद्राक्ष एंटरप्राइजेस। तो होता है ना, आपको 180 डेज के विद इन पेमेंट करनी होती है। और अगर आप 180 डेज के विद इन पेमेंट नहीं करते हो तो अगर आपने कोई आईटीसी पहले लिया था तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। राइट, और आप उसको रिक्लेम कर सकते हो जब आप फ्यूचर में कभी पेमेंट कर दोगे। राइट, तो उसको लेके इनमें से चार स्टेटमेंट्स दी होंगी, उनमें से कौन सी करेक्ट है। क्वेश्चन समझ आया? रिकॉल हो रहा है कि ये किया हुआ है हमने, एटलीस्ट इसके ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सेकंड आपका एमसीक्यू ये है। थर्ड देखते हैं फिर, थर्ड एमसीक्यू क्या कह रहा है वो। थर्ड एमसीक्यू कह रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन अंडर जीएसटी लॉ बाय गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ गुजरात। तो ये आपका सेक्शन 51 है कि टीडीएस कितना डिडक्ट होगा, देखेंगे इसको भी। फिर नेक्स्ट है आपका अमाउंट टू बी कलेक्टेड एट सोर्स, तो सेक्शन 52। राइट, एंड व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर इशुएंस इफ ऑफ इनवॉइस इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड बाय कंपनी फॉर द लास्ट स्ट्रेच ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। तो ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड होती है, तो इसका वो क्या कह रहा है कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था। तो सेक्शन 31 में हमने कहीं ना कहीं ये किया हुआ है। जब भी कंस्ट्रक्शन वालों का निकालना होता है कि इनके केस में जब माइलस्टोन वाला हमने किया था, तो वो भी मैं आपको आपके मॉड्यूल से दिखा दूंगा। तो ये पांच एमसीक्यूज है। तो जल्दी से इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं हम केस सिनेरियो को। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। संभव लिमिटेड एक कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी एंड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ई कॉमर्स ऑपरेशंस और मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट कर रही है। अब कंपनी ने प्रोक्योर किया रॉ मटेरियल फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स एंड सप्लाइज फिनिश गुड्स बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। अब देखो, तुम्हें याद होगा पहला एमसीक्यू उसने किसके रिगार्डिंग पूछा हुआ है। उसने पूछा हुआ है आपकी फाइनल रिटर्न के बारे में। तो आपको ना, अगर आप पहले केस ने रीड करोगे तो आपको लगेगा पता नहीं कितना मुश्किल है। जब आपको एमसीक्यू आंसर करना है तो आपको अपने आप को लिमिट कर लेना है। जैसे हम करते थे ना छोटे होते, कॉम्प्रिहेंशन करते थे कि हाँ की क्वेश्चन पूछा है, फिर उसको ढूंढते थे कि हाँ पूरे ऊपर जो भी आपका पैराग्राफ्स दिए होते थे कि वो क्वेश्चन किस में फॉल कर रहा है, तो उसी तरह करेंगे। अभी वो कहानी बता रहा है कि हाँ कंपनी ये करती है, ये करती है, बहुत ऑपरेशंस है, डोमेस्टिकली इंटरनेशनली इंटरनेशनली काम करती है, ई कॉमर्स में भी है। तो रीड करके हम आगे बढ़ेंगे। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर facilitating third party transactions as well as supplying goods and services on its own account। तो ईसीओ के थ्रू भी कर रही है और अपने खुद के अकाउंट पे भी करती है और वर्क करती है अराउंड द क्लॉक 24/7 करती है। ठीक है। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल रिव्यू मैनेजमेंट ऑफ संभव लिमिटेड ने ऑब्जर्व किया फॉलोइंग। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू करे इन द स्टेट ऑफ असम फ्रॉम 15 दिसंबर। क्या किया उन्होंने असम में? कंपनी ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर के बाद काम नहीं किया। जीएसटी में नंबर अभी भी चल रहा है क्योंकि रजिस्टर्ड है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कैंसिलेशन की फाइल करी, वो 5 जैन को फाइल कर दी। ऑनलाइन गया, संभव लिमिटेड का जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी है, उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर दी कि भाई नंबर हमने कैंसिल करना, अब हम काम तो कर नहीं रहे। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम डे। सस्पेंड होता है कि अभी के लिए सस्पेंड कर दिए, कैंसिल नहीं करिए, रोक दिए, सस्पेंड की हुई है कि अभी ऑपरेट नहीं कर सकते, वो इस नंबर को यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो कैंसिलेशन फाइनली आया, ऑर्डर कब आया? ऑर्डर कैंसिलेशन का आया 2 फेब को। 2 फेब को जो भी ऑफिसर बैठा था जिसने एप्लीकेशन देखी है, तो उसने देखा कि 2 फेब को उसने ऑर्डर पास कर दिया। और ऑर्डर में क्या लिखा कि जो कैंसिलेशन है ना वो स्टार्ट हो रही है 31 जैन से। तो देखो 2 फेब को ऑर्डर पास किया और इस ऑर्डर के अंदर लिखा कि ये जो संभव लिमिटेड है ना, इसकी जो जीएसटी नंबर कैंसिल हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है 31 जैन से। 31 जैन के बाद इसका जीएसटी नंबर कैंसल्ड है।
राइट। तो अब ये पहला आपका एमसीक्यू है। तो अब क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। अब व्हाट इज द ड्यू डेट। अब नंबर कैंसिल हो गया उसका 31 जैन को, ऑर्डर पास हुआ 2 फेब को, ऑपरेशन स्टॉप किए 15 फेब को, सस्पेंड हुआ था नंबर सेम डे 5 जैन को, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करी थी हमने। तो आपको फाइनल रिटर्न कब तक फाइल कर देनी है, ड्यू डेट क्या है। 3 मंथ्स देखोगे 5 जैन से, 3 मंथ्स देखोगे 31 जैन से, 3 मंथ्स देखोगे 2 फेब से, या 3 मंथ्स देखोगे 15 दिसंबर से। तो सेक्शन 44 रीड करते हैं एक बार। नहीं 44 नहीं था, एनुअल रिटर्न था, 45 है। फाइनल रिटर्न का सेक्शन 45 है। ठीक है। तो 45 फाइनल रिटर्न। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1), तो ये 3P वाली रिटर्न की बात कर रहा है। तो जिसका नंबर, जिसका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो गया या कैंसिल हो गया, उस फाइनल रिटर्न कब तक फाइल करनी है, विद इन 3 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, इन दोनों में से विच एवर इज लेटर लेटर। और फॉर्म कौन सा है, GSTR 10 है। ठीक है। तो एक तो GSTR 10 याद करना है, और एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने तुम्हें बता दिया है, तो बताओ ABCD क्या है करेक्ट आंसर आपका। कैंसलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, उन दोनों में से लेटर डेट देखनी है। तो लेटर डेट कौन सी है आपकी, 2 फेब लेटर है या आपकी 31 जैन लेटर है। आपकी 2 फेब लेटर है। 2 फेब से 3 मंथ्स देखोगे, तो 3 मंथ्स आपके 2 फेब से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से आंसर बताओ सब। ई, हरप्रीत। सी। ठीक है, सी। तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है सी। तो आप देख भी सकते हो नीचे। तो अब ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा ना, ऑप्शन सी, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम 2 फेब। तो सी आपका बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 45 था, मैंने गलती से 44 लिख दिया था, तो इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, 45। राइट। तो ये था आपका पहला एमसीक्यू, सबने ठीक आंसर दिया। अब अगला क्या था, रिगार्डिंग री अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। तो स्टार्ट कर रहे हैं अब। द कंपनी पेड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख अलॉन्ग विद टैक्स देयर ऑन टू इट सप्लायर रुद्राक्ष एंटरप्राइजेस। तो 5 लाख प्लस जीएसटी उसने पे कर दिया परसुएंट टू द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन दिसंबर मंथ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो करंट ईयर के ना दिसंबर मंथ में डिस्प्यूट चल रहा था कंपनी का रुद्राक्ष एंटरप्राइजेस से। तो उसने सेटलमेंट करके कहा कि ये पकड़ 5 लाख प्लस जीएसटी। ठीक है। और ये जो पेमेंट करी है ना, ये उसने आज की डेट में तो करी है नो डाउट, बट ये पहले उसने इसके ऊपर आईटीसी लिया हुआ था, और फिर लेके रिवर्स कर दिया था आईटीसी रिलेटिंग टू सप्लायर रिसीट फ्रॉम रुद्राक्ष ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड टैक्स अमाउंट। तो जब आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको रिवर्स करना पड़ता है आईटीसी। अगर आपने आईटीसी लिया हो 180 डेज के विद इन, आपको पेमेंट करनी है। राइट। अब इनवॉइस वाज इशूड बाय रुद्राक्ष एंटरप्राइजेस इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सितंबर मंथ था। ठीक है। इसमें इनवॉइस इशू किया होगा और जीएसटी का आईटीसी ले लिया होगा। ठीक है। फिर लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी, पेमेंट के लिए 180 डेज का टाइम दिया, 180 डेज निकल गए, पेमेंट नहीं हुई। तो आईटीसी क्या किया होगा, कंपनी ने रिवर्स कर दिया, आईटीसी रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद, ठीक है, देखो गुड्स या सर्विसेज तो ले ली है कंपनी ने। तो ये जो रुद्राक्ष एंटरप्राइजेज है, ये कह रहा है कि यार पेमेंट कर भाई, तू पेमेंट कर। तो फाइनली पेमेंट कर दी, 5 लाख प्लस जीएसटी की पेमेंट कर दी। अब ये जो जीएसटी की पेमेंट करी है, अब इसका जो पेमेंट हुई है, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके हुई। राइट। और कौन से मंथ में, मंथ बताया इन्होंने। दिसंबर मंथ में। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर मंथ में पेमेंट कर दी। अब
क्या ये आईटीसी जो पहले रिवर्स किया था, अब इसमें प्रोपोर्शनेट 5 लाख प्लस जो जीएसटी पेमेंट करी है, इस वाली जीएसटी जो पेमेंट कर दी है, क्या इसका आईटीसी ले सकते नहीं ले सकते, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। Which of the following statement is correct in relation to the reavailment of ITC that has been reversed earlier? Company could have reavailed the ITC only up to 30th November. Company of the previous financial year. The company could have reavailed the ITC only up to the 30th November of the current financial year. Company could have reavailed the ITC only up to the end of previous financial year, मतलब 31st मार्च तक, 31st मार्च पिछले साल के एंड तक ले सकते थे, या फिर कोई टाइम लिमिट नहीं है और कभी भी रीअवेल कर सकते हो। तो बताओ व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी डी। अगर याद है तो लिखो, नहीं याद है तो थम्स डाउन कर दो, बट सब एक बार रिस्पॉन्ड तो करेंगे। या फिर ऐसा करता हूँ, आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। तो शायद इजी हो जाए आप सबके लिए। चलो, मैंने एक पोल डाल दिया, जल्दी से आंसर करो, ए बी सी डी या डोंट नो। अगर डोंट नो करोगे तो फिर मैं तुम्हें रिकॉल करा दूंगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन के ऊपर है। तो गुरजोत ने कहा डोंट नो, शगुन ने, प्रियांशु ने, तो इसको अब रिकॉल करते हैं। तो आपको ऐसा करता हूं मैं, मास्टर चार्ट जो है हमारा आईटीसी का वो देखते हैं हम। तो वीजो 2 है। तो आईटीसी का चैप्टर निकाल लिया मैंने। ये लो। 16(4) में टाइम लिमिट होता था ना, कि आपको अगले साल के 30 नवंबर तक, या फिर एनुअल रिटर्न जो फाइलिंग है, उन दोनों में से आपके पास टाइम लिमिट होता था। लेकिन अगर आपने रिवर्स किया आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर और रीअवेल कर रहे हो, तो इसका मैंने चार्ट भी तो करवाया था आप सबको। अ, ये देखो, ये सारा चार्ट कराया था, यहाँ देखो, नो टाइम लिमिट फॉर रिक्लेम्ड आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) if payment is made after 180 days from the date of invoice can again avail ITC so reversed or paid in the month in which payment is made। कोई टाइम लिमिट नहीं है 16/4 की, जब मर्जी अवेल करना कर लो, बस पेमेंट कर दो सप्लायर की। तो बताओ, याद आया सबको अब? बाकी सब भी बताओ, गुरजोत, सुखराज, गगिंदर, प्रियांशु, शगुन एंड हरमन। राइट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? डी है। देखो, ऐसे तो आपको डिटेल में रिवाइज करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलने वाला। देखो कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं वो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। राइट। अब अगला आपका क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग था? टीडीएस के रिगार्डिंग। चलो, अब टीडीएस का देखते हैं। अब कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विसेज टू गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ गुजरात। तो ये जो कंपनी है ना, संभव लिमिटेड, इसने अकोमोडेशन सर्विसेज दी गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ गुजरात की, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी स्टेट इन ओनली स्टेट ऑफ गुजरात। और जो होटल है, दैट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राइट। द accommodation services were provided for the stay of employees of the government agency of Gujarat who had to attend a training program organized by the
सेंट्रल गवर्नमेंट. द टोटल अमाउंट चार्ज बाय द कंपनी फॉर सच सर्विस वॉज 25. तो ये जो संभव लिमिटेड है ना, इसका देखो काफी ज्यादा काम है पूरे इंडिया में. इनका गुजरात में भी काम है, राजस्थान में भी काम है. इनका ना राजस्थान में क्या है, होटल है. राइट, राजस्थान में होटल है. तो ये होटल में एकोमोडेशन सर्विसेज होती है. तो इन्होंने एकोमोडेशन सर्विसेज किसको दी? एक गवर्नमेंट एजेंसी को दी, जो कि गुजरात में लोकेटेड है. ठीक है, गुजरात में लोकेटेड है. तो इसके जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गुजरात से निकल के राजस्थान में स्टे करते हैं. राइट, और ये आपका जो है ना, इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और इसके लिए कंपनी ने इनसे स्टे के लिए 25 लाख प्लस जीएसटी चार्ज की. राइट, तो सप्लायर कौन है? संभव लिमिटेड. रेसिपिएंट कौन है? ये गवर्नमेंट एजेंसी. अब जब संभव लिमिटेड ने 25 लाख प्लस जीएसटी का बिल बनाया, तो गवर्नमेंट एजेंसी को क्या इस पे टीडीएस डिडक्ट करना है? क्या 25 लाख प्लस 18% अगर जीएसटी रेट है, क्या पूरा जीएसटी पे कर देना है, या टीडीएस काट के करना है? अब आपको सेक्शन 51 टीडीएस का याद है कि नहीं है? तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ. सेक्शन 1 जो टीडीएस का है. हाँ, ये लो. इसमें देखो क्या होता है. टीडीएस टू बी डिपॉजिटेड ऑन जीएसटी ऑफ सप्लायर. अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, नोटिफाइड पर्सन बाय गवर्नमेंट है, तो इनको टीडीएस कितना काटना होता है? इनको टीडीएस काटना होता है आपका 2%. 1+1% इनको 2% काटना होता है. ठीक है, और तब काटना होता है जब क्या एक्सीड कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है. तो इसमें क्लियरली 25 लाख से कंसिडरेशन अमाउंट है 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है. तो बताओ क्या टीडीएस कटेगा, यस और नो? तो क्वेश्चन देखते हैं अब इसके ऊपर. टीडीएस आईजीएसटी 25,000, सीजीएसटी 12,500, 12,500, और या फिर आईजीएसटी 50,000. तो 25 लाख की अगर कंसिडरेशन अमाउंट है, इस पे करके देखो आप. 1+1% है ना, तो 2% करके देख लो, तो 50,000 बनती है. तो 50,000 है, या 12,500, 12,500, या आईजीएसटी 25,000 है? तो बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर. इसका आंसर सब करो. ए बी सी डी या डोंट नो, चेंज करो अपना. क्या लगता है? तो इसका सी है तो क्यों है? इसका मैंने आपको एक नीचे एक्सेप्शन बताया था, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस. तो अगर जैसे मैंने आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एग्जांपल लिया था, उसमें क्या होता है कि मध्य प्रदेश के जो लोकल अथॉरिटी है, उसके ऑफिशियल्स होटल में जाके स्टे कर रहे हैं महाराष्ट्र में. तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो रहा है? जब भी एकोमोडेशन सर्विसेज होती है, होटल सर्विसेज होती है, तो जिस स्टेट में होटल लोकेटेड है ना, उसी स्टेट का क्या बन जाता है? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है. तो इस क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ का बन रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई बन रहा है आपका राजस्थान का. तो जब राजस्थान होटल संभव लिमिटेड बिल करेगा, तो वो सीजीएसटी करेगा, और राजस्थान का एसजीएसटी करेगा. अब जब राजस्थान का एसजीएसटी कर रहा है, और टीडीएस काटना किसको है? गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ गुजरात को. तो ये जो गुजरात का गवर्नमेंट एजेंसी है ना, तो ये राजस्थान वाला एसजीएसटी नहीं काट पाएगा. तो इस करके उन्होंने कहा कि इस केस में, क्योंकि आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान दोनों अगर डिफरेंट स्टेट्स में, अगर ऐसा केस बन जाता है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? नील आएगा. तो तुम्हें रीड भी करवा देता हूँ, देखो. तो इसमें वही कह रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट है किससे? रेसिपिएंट के रजिस्ट्रेशन वाले स्टेट या यूटी से. इन द प्रेजेंट केस सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, लेकिन रेसिपिएंट की लोकेशन कहाँ है? गुजरात है.
तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। तो जल्दी से बताओ सबको, ये थर्ड एमसीक्यू क्लियर हुआ? जल्दी से थम्स अप करो। अच्छा एमसीक्यू है और मैंने करवाया हुआ है क्लास में। राइट। ओके, अगला देखते हैं, फोर्थ। फोर्थ है रिगार्डिंग ईसीओ, है ना? तो आगे बढ़ते हैं अब। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, दमदम लिमिटेड सप्लाइड गुड्स वर्थ 75 लाख थ्रू द कंपनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आउट ऑफ दिस सप्लाई, कंपनी, हाँ, को रिटर्न हुई गुड्स, गुड्स अमाउंटिंग टू 15 लाख वर रिटर्न इन जनवरी। तो 75 लाख का सामान जनवरी में बेचा, और 15 लाख का शायद पिछले पीरियड में बेचा होगा, या उसी पीरियड में शुरू के डेज में बेचा होगा। तो 15 लाख का रिटर्न आ गया। राइट। अब फर्दर कंपनी ऑल्सो सप्लाइड इट्स ओन प्रोडक्ट अमाउंटिंग टू 20 लाख थ्रू ईसीओ प्लेटफॉर्म। तो ईसीओ का इनका जो है प्लेटफॉर्म, इसमें वो खुद भी कर रहे हैं। तो ये जो है ना, दमदम लिमिटेड, ये एक थर्ड पार्टी है। इसने संभव लिमिटेड, ये ईसीओ ऑपरेशंस भी कर रही है, इसका खुद का ईसीओ ईसीओ भी है। राइट। तो इसने दमदम लिमिटेड का 75 लाख का सामान बेचा, इसमें से 15 लाख का गुड्स रिटर्न हो गया, और संभव लिमिटेड ने अपने खुद का सामान 20 लाख बेचा इन द सेड मंथ। अब अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाइड थ्रू इट्स ई कॉमर्स पोर्टल बाय होटल ओनर्स are not required to obtain registration under GST in terms of section 21 of the CGST Act, और वो 20 लाख की अमाउंट है जो सर्विसेज दी गई। तो मुझे बताओ, इस केस में सेक्शन 52 के बारे में पूछ लेंगे। तो अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स बाय द कंपनी अंडर जीएसटी लॉ अंडर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, इग्नोर करना आपने सी एस और आई की बाइफिकेशन। तो कितना है? 50, 40, 37, 500, 30,000। तो जल्दी से आंसर दो, अगर आता है, अगर नहीं आता डोंट नो पे क्लिक कर दो। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या है? प्रियांशु नहीं आता कि पिछला ये आंसर? ओके, तो पहले तो रेट ऑफ टैक्स कितना है? रेट ऑफ टैक्स है आपका 0.5%, 0.25 प्लस 0.25, राइट। तो देखते हैं। तो सबसे पहले 75 लाख तो लेना है, ठीक है, और जो रिटर्न हो गया उसको लेस कर देना है। तो कितना हुआ? 60 लाख। राइट। और जो 20 लाख का खुद का सामान बेचा, खुद के सामान बेचने पे थोड़ा टीसीएस कलेक्ट करना है खुद से, तो ये 20 लाख तो कंसिडर नहीं होगा। राइट। उसके बाद जो ये होटल अकोमोडेशन सर्विसेज है, जो भी सप्लाई हो रही है ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू, ये आएगा 52 में नहीं, ये 95 में आएगा। राइट, 95 में आएगा, और इसका पूरे का पूरा जो जीएसटी बनेगा वो ईसीओ ने जमा कराना है, संभव लिमिटेड ने कराना है, लेकिन 95 में कराना है, टीसीएस वाले में नहीं कराना। तो ये जो 20 लाख है, ये भी 52 वाले में नहीं आएगा, ये 95 में अलग से आएगा। तो इस केस में 60 लाख पे कितना? 0.25 प्लस 0.25 मतलब 0.5%। तो 60 लाख का 0.5% कितना होता है? 30,000। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, 30,000। तो आई होप सबको ये क्लियर है, ये देखो चेक भी कर सकते हो। आप रीड करो एकदम। As per 52, ECO must collect TCS only on the net value of taxable supplies. Net value, तो रिटर्न को लेस करना है, made by other suppliers to the platform excluding returns. Own supplies and supplies made by exempt या unregistered hotel owners. Section 22 exemption है, are not subject to TCS, hence excluded from the calculation. तो आपका 0.5 60 लाख पे आएगा, जिसका आएगा अमाउंट 30,000। तो बताओ क्लियर हुआ सबको? जल्दी से थम्स अप करो। राइट। अगला देखते हैं। The company also completed a project for the construction of road taxable under GST. तो कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लिया है रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट एजेंसी से, ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। टोटल टाइम
जो लगा पूरे प्रोजेक्ट को, रोड को बनाने को कंप्लीट करने में मोर देन 13 मंथ्स, तो 13 मंथ से ज्यादा लग गए। अब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट साइंड विद सच एजेंसी, जो लास्ट ट्रेंच ऑफ पेमेंट है, ट्रेंच का मतलब होता है पार्ट, लास्ट ट्रेंच ऑफ पेमेंट जो कि है 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वॉज कैसे लिंक थी कि डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट इंजीनियर। अब देखो ये जो रोड की कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि हाँ इतने पीरियड में अगर बोल रहा है बना के देंगे तो बन जाएगी, इनमें डिलेज वगैरह रहते हैं। तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें ये बोला था कि 25% जितना भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ना, तो कंपनी को दे देंगे, गवर्नमेंट एजेंसी दे देगी। और कब देगी? जब वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेगा कोई गवर्नमेंट इंजीनियर कि हाँ, उसको चेक करके देगा कि हाँ पूरा रोड ठीक कंस्ट्रक्ट हो गया, राइट। और ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया गवर्नमेंट इंजीनियर ने जो दिया, वो 15 जैन को दिया, ठीक है। हाउएवर इनवॉइस, फिर इनवॉइस जो रेज किया कंपनी ने इसके लिए, इशू किया 5 फेब को, राइट। और फिर गवर्नमेंट एजेंसी ने पेमेंट कब करी? 20 फेब को। तो इसमें आपको चार डेट्स दिख रही है: 31 दिसंबर, 15 जैन, 5 फेब और 20 फेब। 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो ओरिजिनल जब स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट उससे पहले का। 15 जैन को आपका सर्टिफिकेट आया कि कंप्लीट हो गया काम पूरा, एक तरह से सर्विस कंप्लीट होगी। 5 फेब को फिर इनवॉइस रेज किया गया, और 20 फेब को पेमेंट है, राइट। तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बाय द कंपनी फॉर द लास्ट ट्रेंच ऑफ पेमेंट रिसीव्ड? तो 31 दिसंबर, 15 जैन, 5 फेब या 20 फेब। तो ट्राई करो सेक्शन 31 अगर किसी को याद है, और फिर मेरे को आंसर बताओ, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो डोंट नो कर दो। अब इसमें ये पता नहीं लग रहा कि पिछला आंसर है, ठीक है। मोस्ट बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। डोंट नो किसने किया है? हरमन ने। हरमन तो सेक्शन 31 निकालते हैं, इसमें मैंने करवाया हुआ है, 31(5) था शायद। तो अपनी मॉड्यूल 2 निकालोगे तुम। और हम निकालेंगे इनवॉइस चैप्टर। ये देखो, वेयर द पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, ये वो वाला केस है। आपको बताया था मैंने, एक एग्जांपल दिया था कि घर कंस्ट्रक्ट करना है, फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, मैंने अपना घर बनवाया, ठीक है, या मैंने अपना एक ऑफिस बनवाया, पूरा बिल्डिंग लिया मैंने कि हाँ कि पूरा बिल्डिंग पे ऑफिस बनाना है तूने, और 3 फ्लोर्स है। अब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैंने। अब आपको पता ही है कि क्या उसमें टाइम पीरियड लिख सकता हूँ मैं कि हाँ कि तेरे को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, कि अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलूंगा कि इतना बना के देगा, तब कंप्लीशन मानूंगा मैं। तो कंप्लीशन इवेंट वाइज होती है कि कितने फ्लोर बन गए, दैट कुड बी एन इवेंट, ठीक है। तो जब भी इवेंट कंप्लीट होता है, राइट, तब इनवॉइस इशू होना है। इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। तो इस केस में इवेंट कब हुआ? कंप्लीशन, कंप्लीशन हुआ आपका 15 जैन को। चेक करो, 15 जैन को जब इंजीनियर ने बोल दिया कि हाँ भाई ये कंप्लीट है, तो इनवॉइस भी 15 जैन या उससे पहले हो जाना चाहिए। इसमें कोई 30 डेज का टाइम पीरियड नहीं देंगे हम। इसमें कहेंगे कि कंप्लीशन आपका इवेंट वाइज है ना, तो जब इवेंट हो गया तभी आपको इनवॉइस इशू कर देना है, तब या उससे पहले। तो आपका जब टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस डेट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर होता है ना, तो इसमें इनवॉइस डेट 15 जैन बन जाएगी, और पेमेंट कब करी? 20 फेब को।
तो टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूं तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा फिर से 15 जान। टाइम ऑफ सप्लाई में विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से। अभी हम बात कर रहे हैं इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। वैसे सर्विसेज में आपको ये बोलता हूं ना कि इनवॉइस हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज। इवेंट केस में जब इवेंट पूरा हो गया तब हो जाना चाहिए। तो बताओ, हर मन क्लियर है? बिल्कुल ठीक हरप्रीत, वेल डन। तो इवेंट वाला याद रखना है। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन कहाँ से पूछा। इनवॉइस चैप्टर से एक छोटा सा पार्ट है इवेंट वाला, वहां से उन्होंने क्वेश्चन एमसीक्यू बना दिया। तो आपको बहुत ध्यान से करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 15 जैन, चेक भी कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट लिंक्स पेमेंट होती है, वो होती है टू द इवेंट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो इनवॉइस अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है टू बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट व्हेन सच इवेंट अकर्स। अकॉर्डिंगली जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट हुआ इशू 15 जैन को, दैट इज द लास्ट परमिसिबल डेट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। तो हमारा पूरा केस सिनेरियो डन है। तो बताओ, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर क्लियर है थम्स अप करो, अगर कोई डाउट है थम्स डाउन करके अपना डाउट पूछो। ठीक है, राइट। अगला करते हैं केस सिनेरियो। केस सिनेरियो 2 कर रहा हूं। और पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देख लेंगे। व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आरएलपीएल फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून? तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन याद अगर है तो अब आंसर कर पाओगे। फिर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी टू आरएलपीएल? आरएलपीएल कंपनी का नाम होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स मेंट फॉर पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी। सीएसआर आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में कि हर कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए कंपनी ने कुछ गुड्स ली होंगी और उस पर जीएसटी पे किया होगा। तो देखेंगे उस जीएसटी का फिर उसको क्या आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। थर्ड, RLPL can claim ITC for the invoice dated 20 March of the previous financial year up to the dash of the current financial year। तो ITC का टाइम लिमिट है 16/4 पूछ रहा है, इजी है ये तो आप आंसर कर दोगे। फिर नेक्स्ट, सब्सिडी रिसीट फ्रॉम एनवायरमेंटल एनजीओ। तो ये आपको पता है, ये सब्सिडी क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है नहीं होता, 15(2)E। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय द बैंगलोर यूनिट टू द पुणे ऑफिस? तो अगर पेमेंट नहीं करिए कंसिडरेशन की, तो क्या आईटीसी रिवर्स करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम केस सिनेरियो रीड करना। तो जो पहला केस सिनेरियो रिगार्डिंग एग्रीगेट टर्नओवर है, तो रैपिड मूव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, हेयर एंड रेफर्ड एज आरएलपीएल। तो कंपनी का नाम रैपिड मूव लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन अब आरएलपीएल डोनेट करेंगे, कंपनी है। एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, पुणे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है, वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड करती है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग और पेरिशेबल्स कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है। तो काफी उनका फैला हुआ बिजनेस है। तो ऑल्सो डील्स इन एक्टिविटीज लाइक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी स्टोर करती है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जहां आपको याद होगा कि एग्जम्प्टेड है। तो ड्यूरिंग द क्वार्टर अप्रैल टू जून ऑफ द करंट ईयर, कंपनी ने फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ली। अब लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडेड टू हनुमान एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन अमरावती महाराष्ट्र, 28 लाख की लॉजिस्टिक सर्विसेज दी। ठीक है। और शिव इंडस्ट्रीज को, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है, उनको 22 लाख की सर्विसेज दी। तो आपको देखना है कि इनमें से 28 और 22 क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होंगे। फिर सर्विसेज बाय वेयर हाउसिंग ऑफ वेजिटेबल्स प्रोवाइडेड टू मैसेज सफल फार्म्स, सोलापुर महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, और फ्रेश वेजिस को भी दी सर्विसेज, जो कि रजिस्टर्ड है गुजरात में। 8 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। तो ये 12 लाख क्या एग्रीगेट टर्नओवर पे काउंट होगा नहीं होगा, ये आपको बताना है। फिर सेल ऑफ लैंड टू मिस्टर अमित इन पुणे, 1 करोड़ 20 लाख की, जिसमें से स्टैम्प ड्यूटी भी 2.5 लाख की एक्सक्लूड है। तो 2.5 लाख ओवर एंड अबव 1 करोड़ 20 लाख के स्टैम्प ड्यूटी भी पे करी लैंड सेल की। राइट। उसके बाद इट ऑल्सो रिसीव्ड, रिसीव्ड है इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, ये ध्यान देना है। रिसीव्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर श्रेयस आर्किटेक्ट इन द मंथ ऑफ मार्च। तो 80,000 की सर्विसेज ली, जीएसटी इसमें अलग से 18% हो जाएगा, और आईटीसी इस पे अवेल नहीं किया। तो ठीक है, ये आगे देखते हैं। सप्लाइड गुड्स
टू इट्स न्यूली ओपन्ड वेयर हाउस इन बेंगलुरु यूनिट वैल्यूड एट 6 लाख। तो उसने अपने ही बैंगलोर यूनिट को क्या किया, गुड सप्लाई करी 6 लाख की, जीएसटी इसमें 18% अलग से अगर है तो, राइट। और पेमेंट नहीं करी 180 डेज में, तो ये क्या 6 लाख एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा नहीं होगा ये बताना है। फिर 5 लाख हमने स्पेंड किए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है, तो वो इनवर्ड है। ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर सब्सिडी मिली अलग से 40,000 की फ्रॉम एन एनवायरमेंटल एनजीओ फॉर अडॉप्टिंग ग्रीन रजिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर लॉजिस्टिक्स। तो इसके ऊपर है, राइट। कंपनी अपनी पीरियोडिक रिटर्न्स फाइल करती है। एनुअल रिटर्न फाइल करी इंपॉर्टेंट 15 अक्टूबर को। और अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर बताओ कितनी है, इनमें से आउटवर्ड देख के जल्दी से बताओ, ए बी सी डी, एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है। तो आपके पास 1.88 करोड़ है पहला ऑप्शन, 1.93 करोड़ है, 1.82 करोड़ है, या 68 लाख है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर का। तो जल्दी से आंसर करो, ए बी सी डी या डोंट नो। तो जल्दी अपना आंसर चेंज करो, ए बी सी डी या डोंट नो, ताकि फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूं। तो मोस्ट बच्चे आंसर कर रहे हैं डी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले 28 लाख लेना है, यस 28 लाख आएगा, लॉजिस्टिक सर्विसेज है, बिल्कुल आएगा। 22 लाख भी लेंगे, तो ये 50 लाख ये हो गया। फिर 5 लाख, नहीं सॉरी 8 लाख और 4 लाख भी आएगा। क्या वेयर हाउसिंग ऑफ वेजिटेबल्स एग्जम्प्टेड है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो क्या एग्जम्प्टेड जो हमारी आउटपुट सप्लाईज होती है उनको क्या नहीं लेते, ऐसा नहीं है, इनको हम लेंगे। 8 लाख भी लेंगे, 4 लाख भी लेंगे। फिर सेल ऑफ लैंड है, ये क्योंकि नॉन जीएसटी है, जीएसटी के परव्यू में आती नहीं, शेड्यूल 3 जीएसटी से बाहर, इसको नहीं लेना। क्लियर। तो अभी कितनी होगी आपकी, 62 लाख हो चुकी है, 50, हाँ 62 लाख। उसके बाद देखते हैं, ये इनवर्ड है। फिर 6 लाख अपनी ही वेयर हाउस को भेजे बैंगलोर यूनिट में। तो पहले तो देखना क्या ये डीडीपी है। आप कहाँ पे रजिस्टर्ड हो, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो, और आपने बैंगलोर, बैंगलोर कौन से स्टेट में आता है, अब ये तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा ना, कर्नाटका में आता है, तो स्टेट चेंज हो रही है। तो स्टेट चेंज हो रही है, तो उस केस में जब स्टेट चेंज हो रही है तो डीडीपी है। और डीडीपी को बिना कंसिडरेशन के भी अगर कोई सामान देते हो तो आपका वो सप्लाई है एज पर शेड्यूल 1। तो ये 6 लाख भी लेने का है। तो टोटल आपकी कितनी होगी, 68 लाख, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन है 68 लाख। तो चेक भी कर सकते हो। सेल ऑफ लैंड इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज शेड्यूल 3 एंड दस नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ओनली इंटरस्टेट एंड इंट्रा दोनों लेनी है, टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। स्टॉक ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट पर्सन इज इंक्लूडेबल इन द एग्रीगेट टर्नओवर। बाय चांस सेम ही जीएसटी नंबर होता, डीडीपी ना होता, तब मैं फिर ना लेता, बट इधर डीडीपी है। तो बताओ क्लियर हुआ सबको पहला एमसीक्यू, जल्दी से थम्स अप करो। वेल डन हरप्रीत। राइट, अगला देखते हैं। राइट, अब ये जो हमने सीएसआर पे 5 लाख स्पेंड किया है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, जो हमने सीएसआर के लिए की है। तो अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स नॉट अवेलेबल, अवेलेबल आईटीसी सिर्फ 50% अवेलेबल है, या आईटीसी उसको मिलेगा, शैल बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन जिसको ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करी सीएसआर में, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है हमने किसी को ये डोनेट कर दियो, अब जिसको डोनेट करी उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया, डी तो नहीं होना चाहिए। तो बताओ क्या करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी डी
जल्दी से आंसर करो या डोंट नो कर दो। जल्दी से आंसर चेंज करो सब, और ग्रुप में आंसर डालो। साहिल और पंकज। पंकज का भी हो गया। साहिल आपने चेंज नहीं किया आंसर, ऑनलाइन हो तो बताओ। तो जी, सीएसआर के लिए अगर कोई एक्टिविटी होती है तो दैट इज ब्लॉग अंडर 17(5). तो 17(5) में ब्लॉग्ड है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। तो बताओ, क्लियर है सबको? साहिल आप आंसर नहीं कर रहे हो, और हरप्रीत का भी बिल्कुल ठीक है, वेल डन। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग आईटीसी का टाइम पीरियड कब तक है क्लेम करने का। RLPL can claim ITC for the invoice dated 20 मार्च ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले साल के 20 मार्च का जो आईटीसी है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में कब तक क्लेम कर सकते हैं? 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 15 अक्टूबर या 30 नवंबर। तो ABCD क्या है करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से देख के बताओ क्या है करेक्ट ऑप्शन, और जल्दी आंसर करो। ग्रुप में डालो अपना करेक्ट आंसर। 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 15 अक्टूबर या 30 नवंबर। सेक्शन 16(4) रीड भी कर सकते हो। चलो जल्दी बताओ। पंकज, प्रियांशु, आप दोनों का आंसर चेंज होना रहता है अभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपको 30 नवंबर करना है, कि एक डेट ध्यान देनी है कि एनुअल रिटर्न कब फाइल हुई है। एनुअल रिटर्न 15 अक्टूबर को फाइल होगी। तो फिर विच एवर इज अर्लियर, 15 अक्टूबर या 30 नवंबर, अर्लियर कौन सा है? 15 अक्टूबर है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। पंकज, नहीं पता यार ये तुम्हें? 16(4) तो इतनी बार हो रखा है। वेल डन हरप्रीत। पंकज ऐसे मत कर यार, अब 16(4) तो बहुत ज्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं। रिवाइज नहीं करा मैंने। आईटीसी रिटर्न रिवाइज नहीं करा, ये बात है। तो वो तो करना पड़ेगा ना। बट ये याद होना चाहिए। देखो 16(4) हमने मास्टर चार्ट भी कितनी बार कर लिया, तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये 16(4) का टाइम लिमिट है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं काफी जगह ये वाली टाइम लिमिट है। 16(4), ये सॉरी, 30 नवंबर, और फर्निशिंग एक्चुअल डेट ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो ये दिमाग में बिठा लो, इसको प्रिंट कर लो दिमाग में। चलो, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। अगला एमसीक्यू देखते हैं। सब्सिडी रिसीट फ्रॉम इन्वायरमेंटल एनजीओ। तो इन्वायरमेंटल एनजीओ से जो सब्सिडी मिली है उसके रिगार्डिंग एक बार रीड करते हैं। कहाँ पे था? हाँ, ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर 40,000 की सब्सिडी मिली एनजीओ से, इन्वायरमेंटल एनजीओ से, फॉर अडॉप्टिंग ग्रीन रजिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स फॉर लॉजिस्टिक्स। ये जो सब्सिडी है ना, ये लिंक्ड है टू परफॉर्मेंस मेट्रिक कार्बन रिडक्शन, लेकिन नॉट टू द प्राइस ऑफ सर्विसेज। तो ध्यान से लैंग्वेज पढ़ के बताओ, क्या ये वैल्यू जो है, जो हमें सब्सिडी मिली है, इज इट टू बी इंक्लूडेड और नॉट, ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन as it is received in connection with business, excluded from transaction value as it is not directly linked to the price of supply, third included in value as it is consideration flown from third party, या D included only if received before completion of supply। तो जल्दी से आंसर करो, ABCD और 15(2)E रिकॉल करो, क्या है करेक्ट ऑप्शन? तो बिल्कुल ठीक है, सारे बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं। प्राइस लिंक सब्सिडी है ही नहीं है, उसने एडॉक दे दी कि भाई तू कार्बन रिडक्शन करेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की वजह से, तो ये ले कितने पैसे पकड़, तू 40,000 रुपये पकड़।
तो हम कस्टमर से अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि हाँ कि जो मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा उसके अकॉर्डिंगली मेरे को सब्सिडी मिल रही है एनजीओ से। तो नो डाउट नॉन गवर्नमेंट एंटिटी से मिल रही है, लेकिन प्राइस लिंक सब्सिडी नहीं है, क्योंकि प्राइस लिंक सब्सिडी नहीं है तो मेरे को इस 40,000 पे जीएसटी जमा नहीं कराना, कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? excluded from the transaction value as it is not directly linked to the price of supply, right? अब जल्दी से फिफ्थ, which of the following statement is true in relation to non payment of consideration by Bangalore unit to Pune office? तो मैंने अपने बैंगलोर यूनिट को गुड सप्लाई करे थे जो कि डीडीपी है, और कंसिडरेशन नहीं ली, ठीक है, तो कंसिडरेशन की पेमेंट नहीं हुई। तो अब क्या बैंगलोर यूनिट को रिवर्स करना है आईटीसी अवेल्ड ऑन गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम पुणे, एंड फिर also required to pay interest computed from the date of invoice till the date of reversal of ITC, क्योंकि 180 डेज के विद इन पेमेंट नहीं हुई है, तो उसके बाद रिवर्स करो और साथ के साथ इंटरेस्ट भी जमा कराओ। सेकेंड, बैंगलोर यूनिट आईटीसी रिवर्स करेगा लेकिन इंटरेस्ट पेएबल नहीं होगा। थर्ड, 180 डेज की रिस्ट्रिक्शन इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। या फोर्थ, पुणे को डाउन फिर क्या इशू करेगा, ये ले भाई क्रेडिट नोट पकड़, और तूने पेमेंट नहीं करी, सप्लाई रिवर्स होगी, पेमेंट नहीं कर रहा तो तू मेरे को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ, तो बताओ ए बी सी डी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से आंसर करो ग्रुप में, और अगर नहीं आता डोंट नो कर दो। वेरी गुड, भूल सब भूले बैठे हैं। मेरी बात सुनो। 16 में जो आपकी प्रोविजो है कि 180 डेज के विद इन पेमेंट हो जानी चाहिए, प्रोविजो वन है ना ये? तो प्रोविजो वन क्या कहता है? वो ये कहता है ना कि यार 180 दिन के विद इन पेमेंट हो जाए, ताकि सप्लायर के राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, कि उसको पेमेंट मिल रही है, क्योंकि वो जीएसटी अपने पल्ले से जमा करा रहा होता है। तो रेसिपेंट पे प्रेशर डालने के लिए कि रेसिपेंट अगर पेमेंट नहीं करता है, प्रोविजो वन नहीं सॉरी प्रोविजो टू, तो पेमेंट टू बी मेड विद इन 180 डेज, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, ये मैंने कराई थी। दिस कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स विद इन 180 डेज डज नॉट अप्लाई, पेज नंबर 4.5। सप्लाईज जहां पे टैक्स पेएबल है अंडर रिवर्स चार्ज, तो जब रिवर्स चार्ज में पेएबल है उस केस में तो रेसिपिएंट ही खुद जमा करा रहा है, तो रेसिपिएंट अगर टैक्सेबल वैल्यू जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसकी पेमेंट नहीं कर रहा, तो जब जीएसटी उसने खुद ही जमा कराया है, तो आईटीसी रिवर्सल उस केस में नहीं बोलेगी गवर्नमेंट। सेकेंड, ये वाला डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल वन, जो शेड्यूल वन की चार सप्लाईज है, चार पैराज है, जिसमें से एक है आपको डीडीपी वाली सप्लाई है, वो बिना कंसिडरेशन के है। जब सप्लाई बिना कंसिडरेशन के है और खुद ही आपस में दोनों पार्टीज सेम ही है, पैन नंबर सेम है, बस क्या है जीएसटी नंबर अलग है, तो क्या खुद को पेमेंट करेगा कोई? तो क्या एक स्टेट में वो आउटपुट टैक्स जमा करा रहा है, दूसरे स्टेट में बैंगलोर में जो कर्नाटका में है, उसमें इनपुट ले रहा है, तो क्या आईटीसी रिवर्स करा दे? आपस में तो कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं होगी ना, सेम ही बंदा है लेकिन बस स्टेट अलग है, जीएसटी के लिए अलग अलग नंबर रखे हुए हैं। तो डीम्ड सप्लाईज के केस में जो आपके शेड्यूल वन वाले हैं, ये 180 डेज की प्रोविजन अप्लाई नहीं होती, मैंने क्लास में करवाया था ये। एंड फिर एडिशंस मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जहां पे होता है ना कि थर्ड पार्टी पेमेंट्स होता है, हमने 15(2)(b) में पढ़ा था, बेसिकली सिचुएशन बी और सी में, तो उस केस में भी हमारा ये वाला प्रोविजो टू अप्लाई नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोविजो ये वाला सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा इस केस में। बताओ, अब जल्दी से आंसर करो करेक्ट, ग्रुप में डाल के डोंट नो से हटा के करेक्ट आंसर बताओ मुझे क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, रिस्ट्रिक्शन जो है आपकी 180 डेज की अप्लाई नहीं होगी। तो प्रोविजो टू टू सेक्शन 16, राइट, प्रोविजो टू टू सेक्शन 16 है जो आपकी, उसका ये एक्सेप्शन है। रीड भी कर सकते हो, ये देखो। चलो, तो ये केस सिनेरियो डन है, तो सबको क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करो, फिर एक और केस सिनेरियो करेंगे।
राइट। केस सिनेरियो 3 करते हैं। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेदर इशुएंस ऑफ रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस बाय पैराडाइज रिजॉर्ट इज वैलिड। तो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग है, तो सेक्शन हमें 31 में देखना पड़ेगा। उसके बाद, व्हाट इज द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बाय धरोहर ग्रुप। तो एग्जाम्पशन चैप्टर में देखना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट सेक्टर में। थर्ड, वेदर देयर विल बी एनी जीएसटी लाइबिलिटी on interior designing services provided free of cost by DEF Interiors। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट कंसिडरेशन है। तो बिना कंसिडरेशन के क्या कोई सप्लाई और जीएसटी लाइबिलिटी आएगी नहीं आएगी, तो वो देखेंगे। फोर्थ, टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज फंक्शन। तो मैरिज फंक्शन सर्विसेज है, तो हमें टाइम ऑफ सप्लाई, हमें सेक्शन 13 देखना पड़ेगा। एंड लास्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या इन दो स्टेटमेंट्स दी हुई है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अजय विल बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग है। और इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न, तो इस पे जीएसटी बनता है या नहीं बनता। तो स्टार्ट करते हैं। केस सिनेरियो रीड करना। ABC Associates engaged in hospitality sector in Rajasthan under the trade name Paradise Resorts commenced operation on 1st April. Its aggregate turnover crossed 20 lakh on 1st June। तो 20 लाख 1 जून को हो गया, तो अब इनको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। राइट, रजिस्ट्रेशन उसने 15 जून को अप्लाई करी, 15 डेज में, तो 30 डेज के विद इन पहले कर दिया उसने। तो रजिस्ट्रेशन उसको ग्रांट मिली, रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st July। राइट। तो consequent to the grant of registration, Paradise Resorts issued revised tax invoices for the period beginning with 15th June। तो 15 जून, देखो उसने अपनी एग्रीगेट टर्नओवर कब एक्सीड कर दी, 1 जून को कर दी। 1 जून को, 1st जून को उसने जीएसटी नंबर अप्लाई कर दिया। राइट, 1st जून को एक्सीड करी, जीएसटी नंबर अप्लाई किया उसने 15 जून को। 15 जून को किया, नंबर कब आया, 1st जुलाई को। तो जीएसटी नंबर उसको पता कब है, 1st जुलाई को पता है। तो 1st जून से लेके 1st जुलाई तक उसने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई की होगी, है वो टैक्सेबल में, क्योंकि जीएसटी नंबर उसको बनता था इस पीरियड में, वो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो चुकी है। तो उसने इनवॉइसेस तो इशू किया, लेकिन जीएसटी नंबर तो था नहीं, तो उनको रिवाइज करना है अब। तो रिवाइज क्या वो कर सकता है, नहीं कर सकता, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो वेदर issuance of revised tax invoice by Paradise Resorts is valid as per relevant provision of the GST law। तो इसमें वैलिडिटी बतानी है। यस, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेस मे बी इशूड फॉर द पीरियड 15 जून से 1 जुलाई। आप पीरियड में जो भी टैक्स इनवॉइसेस है उनको रिवाइज कर सकते हो। और कब तक रिवाइज कर सकते हो, विद इन 1 मंथ फ्रॉम 1st जुलाई। तो 1st जुलाई से लेके 1st अगस्त में, इसमें टाइम पीरियड में रिवाइज करो। और रिवाइज करो कौन से इनवॉइसेस, जो आपने 15 जून से 1 जुलाई में इशू करे हैं। सेकेंड, नो, रिवाइज आप कर सकते हो, एक सेकेंड। ओके, हाँ। तो हाँ, सेकंड है आपका, आपका 1st जून से लेकर 1st जुलाई तक, इस टाइम पीरियड के आप सारे इनवॉइसेस रिवाइज कर सकते हो। और आप 1 जुलाई से 1 मंथ तक आप रिवाइज कर लो, जो भी आपको इनवॉइसेस रिवाइज करने हैं। थर्ड, यस, रिवाइज इनवॉइसेस आप कर सकते हो 15 जून से 1 जुलाई, लेकिन 15 दिन के विद इन करने हैं। या डी, आप कोई इनवॉइसेस रिवाइज नहीं कर सकते, कैन बी इशूड ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज
ग्रांटेड पोस्ट 1 जुलाई। तो ये कह रहा है कि आप पहले के इनवॉइसेस रिवाइज नहीं कर सकते हो, 1 जुलाई के बाद कोई इनवॉइस इशू आपने रिवाइज करना हो वो कर सकते हो। तो बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है, ABCD, एंड जल्दी से आप ग्रुप में डालो, अगर नहीं आता तो डोंट नो। हरप्रीत ने बी आंसर करा है, बाकी सब भी आंसर करो। अगर नहीं आता डोंट नो कर देना। सबने बी आंसर करा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इस केस में देखो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस आपको मैं ये बता भी देता हूँ कहाँ से पूछा एग्जैक्ट। Section 31, रिवाइज टैक्स इनवॉइस हमने किया हुआ है। इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर, अ रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 मंथ, तो 1 मंथ का टाइम है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ आरसी। तो हमारे इस केस में 1 जुलाई को आरसी आ गई थी ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो 1 मंथ का टाइम है। तो 1 मंथ का टाइम है, तो वो कौन कौन से इनवॉइसेस को रिवाइज कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब बताओ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, क्या उसने 30 डेज के विद इन क्या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, यस कर दिया था, तो उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो रही थी, 1 जून को उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करी थी, एंड 15 जून को उसने अप्लाई कर लिया था। तो 30 डेज के विद इन कर ली थी, तो जो दिन उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करी, तो दैट विल बी काउंटेड एज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 1 जून से वो अपने इनवॉइसेस रिवाइज कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास जब आरसी आए 1 महीने के अंदर तूने करना है रिवाइज तो कर दे, तेरे को ये टाइम पीरियड दिया जा रहा है। तो बताओ क्लियर हुआ, सबने ठीक ऑप्शन सिलेक्ट किया बी? जल्दी से थम्स अप करो, क्लियर है सबको? राइट। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था रिगार्डिंग डांस परफॉर्मेंस था ना, ओके। फॉर इट्स होटल इंटीरियर्स पैराडाइज फॉर इट्स होटल इंटीरियर्स पैराडाइज रिजॉर्ट्स अवेल्ड इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम DEF जापान। जिसका जो प्रोप्राइटर है ना, DEF इंटीरियर जापान का प्रोप्राइटर है, वो सन है ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ पैराडाइज रिजॉर्ट्स। तो जो पैराडाइज रिजॉर्ट्स है ये वाला, इसमें एक पार्टनर है, राइट। इस पार्टनर का बेटा इस DEF इंटीरियर जापान में प्रोप्राइटर है। तो क्या ये आपस में दोनों रिलेटेड हुए या नहीं हुए? तो इसके रिगार्डिंग आपका सेकंड नहीं है, थर्ड MCQ है। तो इसमें कंसिडरेशन उन्होंने नहीं ली क्योंकि बेटे का है। तो अब बताओ, थर्ड MCQ पहले कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है? तो आपको सप्लाई चैप्टर याद होगा कि क्या ये आपका शेड्यूल 1 में फॉल करेगा? नहीं। यस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। नो, since no consideration was paid, same is not taxable. Import of services from a related person is exempt, तो नहीं है। yes, fully taxable irrespective of whether used for business or personal purposes। तो बताओ जल्दी से आंसर करो, ABCD। तो सप्लाई चैप्टर तो तुमने मेरे ख्याल से टेस्ट भी दिया इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक, तो पहले तो रिलेटेड पर्सन है, और रिलेटेड पर्सन होने की वजह से तो आपका ये शेड्यूल 1 में आ जाएगा। तो शेड्यूल 1 में, राइट, शेड्यूल 1 में तभी आएगा इफ अगर आपका बिना कंसिडरेशन है लेकिन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो ये जो हमने डेकोरेशन सर्विसेज ली है, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज ली है, राइट, ये हमने अपने बिजनेस पैराडाइज रिजॉर्ट्स के लिए ली है। तो इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बताओ, आई होप ये सबको क्लियर है। अगला देखते हैं। कुछ और ट्रांजेक्शन हुई है ऑफ पैराडाइज रिजॉर्ट्स। तो मिस्टर अजय एक GST रजिस्टर्ड पर्सन है मध्य प्रदेश में, उन्होंने लॉजिंग एकोमोडेशन सर्विसेज ली एट द रिजॉर्ट 2 नाइट्स और 3 डेज के लिए। फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए पैराडाइज रिजॉर्ट्स ने इंगेज किया
धरोहर ग्रुप को, एक क्लासिकल क्लासिकल म्यूजिक ट्रुप है, और कंसिडरेशन कितनी है, 2.5 लाख। तो इसके ऊपर एमसीक्यू है अब। तो पहले धरोहर ग्रुप का जो जीएसटी ट्रीटमेंट है, जो हम धरोहर ग्रुप क्या वो जीएसटी चार्ज करेगा नहीं करेगा। तो पहला है कि पूरा 2.5 लाख का कंसिडरेशन टैक्सेबल है। सेकंड है 1 लाख टैक्सेबल है, 1.5 लाख एग्जाम्प्ट है। तीसरा पूरा 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है। या चौथा सिर्फ 50,000 टैक्सेबल है और 2 लाख एग्जाम्प्ट है। तो जल्दी से एग्जाम्पशन चैप्टर रिकॉल करके बताओ, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन सेकंड एमसीक्यू का, ए बी सी डी। तो ठीक है, अब यही मानूंगा कि हाँ इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। तो वैसे क्लासिकल परफॉर्मेंस है, तो क्लासिकल परफॉर्मेंस अगर 1.5 लाख से या 1.5 लाख या उससे कम होता तब आपका एग्जाम्प्ट होता। बट क्योंकि यहाँ पे 2.5 लाख है, तो 1.5 लाख से ज्यादा, तो 2.5 लाख होने की वजह से पूरे का पूरा क्या है, टैक्सेबल है। इस केस में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट, नेक्स्ट। मैरिज फंक्शन वॉज होस्टेड एट द होटल प्रेमिसेस ऑन 1 जून। तो एक मैरिज फंक्शन जो होस्ट हुआ, कब होस्ट हुआ, 1 जून को हुआ। इनवॉइस जो इसके लिए इशू हुआ, 28 जून को हुआ। और कंसिडरेशन रिसीव करी 29 जून को। तो मुझे बताओ व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन 13(2) रिकॉल करके बताओ, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज फंक्शन जो कि होस्ट हुआ था 1 जून को, 1 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। तो करेक्ट ऑप्शन बताओ इनमें से कौन सा है। पहले तो सेक्शन लीगल प्रोविजन याद करो, सर्विसेज के केस में इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए। फॉरवर्ड चार्ज में है, रिवर्स चार्ज में नहीं है। तो 30 डेज, जब भी सर्विसेज कंप्लीट हुई 1 जून को, तो 30 जून तक, मतलब 30 जून तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो पहले तो देखते हैं कि क्या इनवॉइस 30 जून तक इशू हुआ। यस हुआ, 28 जून को हो गया। तो 28 जून को इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, तो 28 और 29 में से अर्लियर कौन सी है, 28 जून। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 28 जून। तो बताओ सबको क्लियर है ये वाला। बिल्कुल ठीक है हरप्रीत, वेल डन। राइट, अगला देखते हैं। ए कौन कह रहा है। नहीं, बी ठीक, पंकज ने भी ठीक ही कहा, मेरे को लगा ये बोल रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला देखते हैं। ओके, तो फिफ्थ है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मिस्टर अजय विल बी द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी राजस्थान। तो ये देखो, हमने मिस्टर अजय को एकोमोडेशन सर्विसेज दी थी ना। तो मिस्टर अजय वैसे रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश में, राइट। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है राजस्थान में। तो आपको बताना है ये करेक्ट है और इनकरेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 2। अब owing to extensive compliance requirement, management is also exploring the possibility of transferring the hotel business as a going concern। तो पूरे का पूरा एज अ गोइंग कंसर्न की कोई और बंदा ले लेगा। तो नो जीएसटी इज पेबल इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। तो करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आप बताओ, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। तो जल्दी से बताओ ए बी सी डी या डोंट नो। ओके, तो जो स्टेटमेंट 1 है, तो ये 12(3) सेक्शन है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट का। तो जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो हमें ये नहीं देखना सप्लायर कहाँ पे लोकेटेड है, रेसिपिएंट कहाँ पे है, जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर अगर आप अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो एज अ गोइंग कंसर्न, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज आप किसी और को दे रहे हो, तो उस केस में रेवेन्यू का कोई नुकसान नहीं होता। कि उनको पता है कि कोई नया बंदा आएगा, वो बिजनेस को एज इट इज चलाएगा और जीएसटी हमें जमा करा देगा। तो जब भी ट्रांसफर होता है बिजनेस का एज अ गोइंग कंसर्न, एज इट इज बिजनेस चलता रहेगा, सिर्फ ओनरशिप चेंज हो रही है। तो उस केस में
इस पे हमें क्या दिया हुआ है कि ये सप्लाई काउंट नहीं होता, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो जब सप्लाई ही काउंट नहीं होगा तो जीएसटी बिल भी नहीं पेएबल होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बताओ सबको कि सिनेरियो 3 क्लियर हुआ? बोलो यस और नो। राइट। तो आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा अगली क्लास में ना स्पीड बढ़ाएंगे, हमने टारगेट करना है कि हम 5 केस सिनेरियोस करें। राइट। तो अब टाइमिंग्स थोड़ी बहुत शायद फ्लेक्सिबल रहे, शायद मैं जैसे कल ना सुबह नहीं ले पाऊंगा, तो हो सकता है कि कल मेरे को इवनिंग में क्लास लेनी पड़े अराउंड 8, 8:30 या 9 PM। तो अवेलेबल रहना, अगर आप में से कोई नहीं अवेलेबल होता है फिर उसको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो कल शायद क्लास इस टाइम पे नहीं हो पाएगी, ऑनलाइन क्लास है, तो शायद मैं इवनिंग में लूँ, नहीं तो फिर परसों लेंगे। तो आज के लिए बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो किसी को अगर डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। क्लास एंड कर रहा हूँ।